नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण पढ़ रहे हैं। इसका पहला पार्ट है ये। पिछले वीडियो में हमने वायुदाब की पेटियों के बारे में पढ़ा था, यानी वायुमंडलीय दबाव के बारे में हमने पढ़ा, वायुमंडलीय दबाव के वितरण के बारे में, अक्षांशीय वितरण या वायुदाब पेटियों का वितरण किस प्रकार से हुआ है, वायुमंडलीय जो दाब की पेटियां हैं उसमें स्थानांतरण किस प्रकार होता है। उसी से जुड़ा हुआ ये अगला टॉपिक है कि वायुमंडलीय दबाव के कारण, अब जैसा कि आप जानते हैं वायुमंडलीय दबाव में जो अंतर होता है उसी के कारण क्या है, हवाएं चलती हैं। तो वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण यानी हवाओं से संबंधित यह हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। अब जब वायु जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने लगती है तो उसको क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। वायु के एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान विशेष की ओर हवाओं का जो वायु का जो चलना होता है, यानी वायु जो गति करती है उसी को क्या कहा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या दूसरे स्थान की ओर, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। यानी वायु जब गतिशील हो जाती है तो वह क्या कहलाती है, पवन। यानी एक स्थान विशेष की तरफ वह जा सकती है और दूसरे स्थान विशेष की तरफ वह आ सकती है। तो इस प्रकार हवाओं का जो संचरण है वो क्या कहलाता है, पवन कहलाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर क्या है, रंगहीन, स्वादहीन और जो गैसों का एक आवरण, विशाल आवरण फैला हुआ है, और विशाल आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल। अब वायुमंडल में क्या है, एक निश्चित परिसंचरण की व्यवस्था वायुमंडल में देखने को मिलती है। यानी वायुमंडल है वह एक, वायुमंडल की जो पवनें हैं, जो गैसें हैं, वो एक निश्चित परिसंचरण करती हैं, यानी गति करती हैं। अब वायुमंडल की जो गतियां हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो परिसंचरण जो है वायुमंडल का उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण। पहला क्या है, प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण। प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण। तो प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण में क्या होता है, जैसे कि सामान्यतः के प्रारंभिक जो पृथ्वी पर नित्यवाही पवनें चलती हैं, पृथ्वी पर नित्यवाही पवनें जो नित्यवाही पवनें यानी हमेशा चलती रहती हैं और वर्ष भर क्या है चलती हैं, और उनकी दिशा में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता, और जिनका संबंध किससे होता है, सीधा वायुदाब की पेटियों से होता है। नित्यवाही पवनें जो वायुदाब पेटियों से संबंधित हैं। तो नित्यवाही पवनें कौन सी हो सकती हैं, जैसे हमने जो वायुमंडलीय दबाव की पेटियां पढ़ी थी उसमें कुछ हवाओं के बारे में भी हमने देखा था, जिसमें व्यापारिक थी, पछुआ थी, ध्रुवीय थी। तो ये नित्यवाही पवनें हैं, और ये किस में सम्मिलित होती हैं, प्राथमिक संचरण में सम्मिलित होती हैं। अब वायुदाब पेटियों से कैसे संबंधित हैं, कौन कौन सी पवनें, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। तो ये जो तीनों पवनें हैं वो किससे संबंधित हैं,
वायुदाब पेटियों से सीधी संबंधित हैं। तो जैसे व्यापारिक पवने हैं वो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में जो फैली है उससे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। तो ये किससे संबंधित हो गई? वायुदाब पेटियों से संबंधित हो गई। पछुआ उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है और ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। इस प्रकार एक नियम और स्पष्ट हो जाता है कि हवाएं हैं वो उच्च से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं क्योंकि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उत्तर की तरफ एवं दक्षिण की तरफ दोनों तरफ पवने चल रही हैं, यानी व्यापारिक पवने और पछुआ पवने। और जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है उससे भी हवा चल रही है जिसको क्या कहा गया है? ध्रुवीय। तो ये जो तीनों पवने हैं ये किसमें सम्मिलित होती हैं? प्राथमिक संचरण में। प्राथमिक संचरण में क्योंकि इनकी उत्पत्ति क्या है? सीधी किससे संबंधित है? वायुदाब की पेटियों से संबंधित है। तो पहला जो हो गया उसमें व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय यानी प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण में तीन जो सनातनी या सन्मार्गी पवने जैसे व्यापारिक हैं या ग्रहीय पवने जो होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। इस सामान्य परिसंचरण में क्या होता है? जो कुछ परिवर्तनशील संचरण होते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे जेट स्ट्रीम जो परिसंचरण है, वाकर परिसंचरण है, उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है क्योंकि वायुदाब की पेटियों को खिसकने के कारण उनकी उत्पत्ति होती है। कौन से? जेट स्ट्रीम, वाकर परिसंचरण। इनके बारे में मैंने पहले भी आप बताया है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार से वायुदाब पेटियों के खिसकने के कारण ही ये इस प्रकार का जो परिसंचरण है वो सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार सामान्य परिसंचरण में व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय और इसके साथ में जेट एवं वाकर परिसंचरण है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। तो एक नंबर हो गया प्राथमिक या सामान्य परिसंचरण। अब दूसरा द्वितीयक परिसंचरण। अब द्वितीयक परिसंचरण में कौन सी पवनें सम्मिलित की जाती हैं? पहले में जो ग्रहीय या सनातनी थी, अब दूसरे में क्या है? ऐसे जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे चक्रवात, प्रतिचक्रवात। मुख्यतः चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात को इसमें द्वितीय संचरण में सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा जो मानसूनी हवाएं हैं, उसके अलावा जो वायु राशियां हैं उनको भी किस में सम्मिलित किया जाता है? द्वितीय संचरण में। मानसून और वायु राशियां, ये भी किस में सम्मिलित है? द्वितीय परिसंचरण में। अब जैसे चक्रवात यानी जिस क्षेत्र में निम्न वायुदाब होगा उस तरफ चारों ओर से पवने हैं उस निम्न वायुदाब को पूरा करने के लिए आएंगी। तो वहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र जहाँ है वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? चक्रवात की। और हवाएं हैं वो परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं यानी केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। इसके विपरीत जिस क्षेत्र में उच्च वायुदाब है, जैसे उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, तो उस क्षेत्र में उच्च वायुदाब होने के कारण वहाँ पर क्या है? केंद्र से परिधि की ओर हवाएं चलती हैं क्योंकि केंद्र में क्या है? यहाँ पर उच्च वायुदाब है। अब केंद्र में उच्च वायुदाब है तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी? प्रतिचक्रवात की। केंद्र में निम्न वायुदाब है तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी? चक्रवात की। मानसूनी पवने जैसे भारतीय दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं हैं जिनके बारे में भी मैंने आपको स्थानांतरण जो पेटियों का हमने पढ़ा था उसमें बताया था। तो मानसूनी पवने भी इसमें सम्मिलित हैं। वायु राशियाँ जैसे ध्रुवीय वायु राशि, महाद्वीपीय वायु राशि, शीत, शीतोष्ण, उष्ण, तो ये सारी वायु राशियाँ हैं, इनको भी किस में सम्मिलित किया जाता है? द्वितीयक प्रकार का जो परिसंचरण होता है उसमें इसको सम्मिलित किया जाता है। तो द्वितीयक परिसंचरण में चक्रवात, प्रतिचक्रवात, मानसून, वायु राशियाँ,
इनको सम्मिलित किया जाता है। अब तृतीय चक्रवात देखते हैं। तीसरा जो तृतीय परिसंचरण देखते हैं, इसमें क्या है, विशेषतः स्थानीय जो हवाएं होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। तृतीयक परिसंचरण, तो तृतीयक परिसंचरण में किसे सम्मिलित किया जाएगा, स्थानीय हवाएं। स्थानीय हवाएं कौन सी होती हैं, जो किसी समय विशेष में किसी स्थान विशेष पर चलती हैं, यानी किसी स्थान विशेष पर ही ये चलती हैं और समय विशेष में चलती हैं। इनके इसी विशेषता के कारण इनको क्या कहा जाता है, स्थानीय हवाएं कहा जाता है। जैसे चिनुक, लू, हरमट्टान, सिरोको, ये जो पवने हैं वो कौन सी पवने हैं, स्थानीय पवने हैं, क्योंकि ये स्थान विशेष पर ही चलती हैं। जैसे चिनुक है, वह क्या है, उत्तरी अमेरिका का जो रॉकी पर्वतीय प्रदेश है उससे चलने वाली पवने हैं, और ये गर्म पवने हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हिमबक्षिणी कहा जाता है। तो इनकी कुछ सामान्य विशेषताएं और स्थान विशेष के ऊपर आधारित होती हैं ये, इसके कारण इनको क्या कहा जाता है, स्थानीय पवने इनको कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य पवनों की भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जैसे लू भारत पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें चलती हैं। इनके बारे में हम स्थानीय हवाओं को जब पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। तो तृतीयक संचरण में पहला क्या है, स्थानीय हवाएं, और दूसरा जो है वो कौन सी होती हैं, दैनिक पवने। ये स्थानीय पवने हो गई और ये हो गई दैनिक पवने। अब दूसरा, दैनिक पवने कौन सी होती हैं, दैनिक पवने वो होती हैं जो एक दिन में अपनी दिशा को 2 बार बदल लेती हैं, यानी एक दिन में ही इनमें दिशा में परिवर्तन आता है। वो पवने कौन सी कहलाती हैं, दैनिक पवने कहलाती हैं, यानी दिन में इनकी दिशाओं में परिवर्तन आ जाता है। अब इन पवनों में कौन सी पवनों को सम्मिलित किया जाता है, जल समीर, सथल समीर, घाटी समीर, और पर्वत समीर। तो दैनिक पवने जल समीर, स्थल समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर, ये जो होती हैं इनको दैनिक पवनों में, यानी तृतीयक परिसंचरण है उसमें स्थानीय और दैनिक पवनों को सम्मिलित किया जाता है। और स्थानीय पवनों के उदाहरण जैसे चिनुक, लू, हरमट्टान, सिराको, अन्य भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। दैनिक पवने जल समीर, स्थल समीर और घाटी समीर, पर्वत समीर आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के परिसंचरण हो गए। प्राथमिक में व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनों को सम्मिलित किया जाता है। जेट स्ट्रीम और वाकर परिसंचरण भी आ जाता है इसमें। द्वितीयक जो है उसमें चक्रवात, प्रतिचक्रवात और इसके अलावा जो वायु राशियां और मानसून है उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार वायुमंडल में 3 प्रकार का परिसंचरण होता है। तो अब इस परिसंचरण को कुछ जो तत्व हैं वो प्रभावित करते हैं, यानी पवनों की जो गति है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। जैसे हमने वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करने वाले जो कारक पढ़े थे, उसी प्रकार वही लगभग कारक हैं जो क्या है, वायु की गति या पवन की जो गति है उसको भी प्रभावित करते हैं। तो उन कारकों के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी देखते हैं। तो वायु की गति को प्रभावित करने वाले कारक, वायु की गति को प्रभावित करने वाले
कारक। तो वायु की गति को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण वायु की गतियां हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, कहीं मंद कहीं तीव्र। तो ये कारक हैं, इनका प्रभाव इन पर पड़ता है। अब जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है, तो जैसे हमने पहले पढ़ा, दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं, एक अपकेंद्रीय बल और दूसरा अभिकेंद्रीय बल। तो पहला कारक क्या है? अपकेंद्र बल या अपकेंद्रीय बल। यह बल कौन सा है? जो घूमती हुई जो वस्तु है, तो वह क्या है? बाहर की ओर जो बल लगाती है उसको क्या कहा जाता है? यानी केंद्र से परिधि की ओर जो बल लगता है उसको अपकेंद्र बल कहा जाता है। यानी वर्ताकार जो पथ होता है उसे केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है, इससे भी क्या है? पवनें प्रभावित होती हैं। इनके बारे में हमने पीछे जो वायुमंडलीय दबाव की पेटियां जो पड़ी थी उसमें इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो यानी ये क्या है? जब बाहर की ओर केंद्र से बल लगता है तो वह क्या है? पृथ्वी के ऊपर जो पवनें चल रही हैं उनको क्या है? ये प्रभावित करता है। यानी वक्राकार पथ के ऊपर या वर्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल है उसको क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहा जाता है, जो कि पवनों को प्रभावित करता है। दूसरा पवन का अभिकेंद्र बल होता है। अभिकेंद्र बल। अब जब बाहर की ओर बल लगाएगी तो वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हुए वह केंद्र की ओर भी बल लगाएगी। यानी जब समान गति से कोई कण वर्ताकार चक्कर लगाता है तो वह केंद्र के ऊपर भी बल लगाता है। यानी वर्ताकार पथ के ऊपर कोई कण जब चक्कर लगाता है लगातार, तो वो क्या है? केंद्र की ओर भी बल लगाता है। तो ये तो क्या है? केंद्र से बाहर का था अब केंद्र, और ये है अभिकेंद्र यानी परिधि से केंद्र की ओर। तो जब कोई वर्ताकार कण जो समान गति से चक्कर लगाए तो वह क्या है? आवर्तन की जो दिशा है यानी भीतर का जो भाग है उसके अंदर आंतरिक यानी अभिकेंद्रीय बल लगाता है। यह भी पवनों की दिशा को या पवनों की गति को है वो प्रभावित करता है। ये कारक हमने जो पिछले वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक थे उनमें पढ़े थे। इसके अलावा पवनों की गति को कौन प्रभावित करता है? जैसा कि हमको पता है वायुदाब में अंतर जो होता है उसके कारण पवनें चलती हैं। तो मुख्य कारक क्या होगा? वायुदाब प्रवणता। वायुदाब प्रवणता जो है वह भी वायु की दिशा और वायु की गति को प्रभावित करने का मुख्य कारक है। क्योंकि अब वायुदाब प्रवणता है क्या? वायुदाब का अंतर। ये तो सामान्य शब्दों में हो गया। भी दो स्थानों के मध्य वायुदाब का जो अंतर होता है वह क्या कहलाता है? वायुदाब प्रवणता कहलाता है। लेकिन इसकी टेक्निकली अगर परिभाषा हम देखें तो क्या होता है? वायुदाब प्रवणता क्या होती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो ढाल बनता है उसको क्या कहते हैं? वायुदाब प्रवणता कहते हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ढाल, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो ढाल बनता है उसको क्या कहते हैं? वायुदाब प्रवणता। सामान्यतः ये वायुदाब का अंतर है। जैसे ए भाग है इसमें ज़्यादा वायुदाब है, बी में क्या है? कम है। तो ये जो ढाल बन रहा है यानी यहाँ पर जो कम यानी जो अंतराल आ रहा है उसको क्या कहा जाता है? वायुदाब प्रवणता उसको कहा जाता है। अब वायुदाब प्रवणता किस प्रकार प्रभावित करती है कि इस भाग में जितना ज़्यादा वायुदाब होगा और इस भाग में जितना कम वायुदाब होगा वायु की गति उतनी ही तीव्र होगी। अर्थात जितनी वायुदाब प्रवणता अधिक होगी, वायुदाब प्रवणता अधिक होगी, वायु का वेग उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब अधिक वायुदाब प्रवणता तो वायु का वेग है वह भी तीव्र, यानी जितनी प्रवणता है वो प्रपाती होगी। प्रपाती का मतलब अचानक कम होगी,
प्रपाती होगी, पवन का जो वेग है वह उतना ही अधिक होगा। प्रपाती वायुदाब प्रवणता होगी तो पवन का वेग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो विक्षेपक बल है वह इसके ऊपर कार्य करता है। वायुदाब प्रवणता के अतिरिक्त क्या है, विक्षेपक बल। या इसको कोरियालिस बल भी कहा जा सकता है। जैसे हमने पहले इसके बारे में पढ़ा है कि कोरियालिस बल सर्वाधिक कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर। न्यूनतम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर यह कम होता है और ध्रुवों पर यह क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और यही क्या करता है, पवन की दिशा को मोड़ने का कार्य भी करता है। जैसे हमने पवन की दिशा संबंधी जो नियम पढ़े थे उसमें फेरल का नियम, तो इसी संबंध में जो सबसे पहला नियम आया था वो क्या था, कोरियालिस का नियम था, जो थोड़ा वैज्ञानिक था, मास इनटू रेडियस इनटू वेलोसिटी। तो ये जो था ये थोड़ा वैज्ञानिक था, इसको सरलीकृत किया गया और फेरल ने एक साधारण नियम बता दिया कि वायु या जो है वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में है वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो जो पवन है वो, पवन का जो सामान्य नियम किसने दिया, फेरल ने। और इसने क्या बताया, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर दक्षिण में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसके अलावा हमने एक नियम देखा, बायस बेल्ट, जो कि क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हम पवन की, यानी जिस दिशा से हवा आ रही है, जिस दिशा से पवन आ रही है, उसमें हम पीठ करके खड़े हो जाएं तो हमारी बाईं ओर निम्न वायुदाब तथा दाईं ओर क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा। तो इस प्रकार क्या है, इसने बायस बेल्ट ने अपना नियम बताया। तो ये पवन की दिशा से संबंधित नियम है। तो विक्षेपक बल है वो ये कार्य करता है, पवनों की दिशा को बदल देता है। और जो यह कोरियालिस बल या विक्षेपक बल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर कार्य करता है, भूमध्य रेखा पर, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर कार्य करता है, यह ध्रुवों पर, और सबसे कम कार्य करता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। अब आगे जो कारक है वह है, अगला कारक भूविक्षेपी पवन। भूविक्षेपी पवन। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सर्वाधिक जो घर्षण होता है वह कहाँ होता है, धरातल पर। अब जैसे जैसे धरातल से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, घर्षण है वो कम हो जाता है। और वहाँ पर जो वायु की दिशा है वो किसके द्वारा निर्धारित हो जाती है, पूर्णतः कोरियालिस बल के द्वारा। वो तो अब जब विक्षेपक बल और जो घर्षण है या वायुदाब प्रवणता जो है उसके अंदर क्या है, संतुलन स्थापित हो जाता है। यानी विक्षेपक बल तथा वायुदाब प्रवणता, इनमें क्या स्थापित हो जाता है, संतुलन। तो इससे कौन सी पवनें चलती हैं, भूविक्षेपी। और ये पवनें कहाँ चलती हैं, ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं, क्योंकि नीचे क्या होता है, घर्षण ज़्यादा होता है। तो ऊपरी भागों में ये पवनें पाई जाती हैं। नीचे घर्षण बल ज़्यादा होता है, भूविक्षेपी बल ज़्यादा होने के कारण क्या है, इनका विकास नहीं होता। और ये क्या है, जो समदाब रेखाएं खींची जाती हैं, समदाब रेखाएं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं और इनके समानांतर ये चलती हैं।
ऊपरी वायुमंडल में समदाब रेखाओं के जो समानांतर पवनें चलती हैं वो कौन सी पवनें कहलाती हैं? भूविक्षेपी पवनें कहलाती हैं, जो कि वायु की गति को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा जो प्रवणता पवन होती है, जो कि क्या है, प्रवणता बल और जो विक्षेपक बल है और घर्षण, इन तीनों में समानता हो जाती है, तब ये पवनें गतिशील होती हैं। प्रवणता पवन। तो प्रवणता पवन कब गतिशील होती है? जब विक्षेपक बल, घर्षण और दाब प्रवणता जो है उसमें संतुलन स्थापित हो जाता है, तो प्रवणता पवन चलती है। और ये क्या है? समदाब रेखाओं से समकोण कोई एक कोण बना करके चलती हैं। समदाब रेखाओं से कोण बनाकर, तो ये जो पवनें यानी भूविक्षेपी बल, दाब प्रवणता और घर्षण, इन तीनों में जब संतुलन स्थापित हो जाता है तो जो पवनें चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रवणता। ये समदाब रेखाओं से कोण बना करके चलती हैं, और जो भूविक्षेपी पवनें होती हैं वो समदाब रेखाओं के समानांतर चलती हैं। तो इस प्रकार हमने ये वायु की गति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। और जो वायुमंडलीय परिसंचरण है वो कितने प्रकार का होता है? 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब सबसे पहले हम इसमें जो प्राथमिक संचरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।